हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 की बात कर रहे थे और कक्षा 10 में अपन ने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। आज अपन कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, सार और लवण के बारे में बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इनके भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आज इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपका रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वाला जो अध्याय है उस चैप्टर के पूरे वीडियो देखिए ताकि आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका बेसिक कंप्लीट हो चुके। मतलब आप उस चैप्टर को पूरा समझोगे तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। अम्लों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं उस चैप्टर में बहुत सारा बेसिक्स आपको मिलेगा। तो दोस्तों अपन शुरुआत कर ही लेते हैं अम्ल, सारक एवं लवण के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं और मैं आपका डीके सर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाला हूं, अच्छे से समझाने वाला हूं और गारंटी देता हूं बेटा बोर्ड एग्जाम में जो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं वहां से पूरा 100% पेपर आने वाला है। और आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये केवल राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, ये राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देख के आप अम्ल, सार और लवण के बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अम्लों के बारे में। तो आपका जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है बेटा आपका? अम्ल, सार एवं लवण। अम्ल, सार एवं लवण। तो सबसे पहले मैं आपको अम्ल, सार, लवण के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो अम्ल होता है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? एसिड बोलते हैं। सार को क्या बोलते हैं? सारक को बोलते हैं बेटा बेस। सारक को क्या बोलते हैं? बेस। और लवण को बोलते हैं सॉल्ट। लवण को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। आपका जो सबसे पहले अपन बात करेंगे अम्ल के बारे में और सार के बारे में और लास्ट में बात करेंगे बेटा लवण के बारे में कि लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके कहां जा रहा हूं? अम्लों की तरफ लेके जा रहा हूं, सारकों की तरफ लेके जा रहा हूं और लास्ट में आपका इस अध्याय का समापन होगा लवणों की बेहतरीन जानकारी के साथ। तो दोस्तों शुरुआत कर ही लेते हैं अम्ल और सारक के बारे में। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूं कि किस प्रकार अम्ल और सार अपने कुछ महत्वपूर्ण गुण रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं बेटा अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा बेटा अम्लों के बारे में। अम्लों के बारे में बात करूंगा कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं। तो आज शुरुआत करें बेटा अम्लों के बारे में। इधर मैं अम्लों के बारे में बात करूंगा और इधर मैं सारक के बारे में बात करूंगा। अम्ल और सारक। सबसे पहले तो मैं अम्ल को बारे में बता देता हूं कि अम्ल होता है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? एसिड बोलते हैं। और ये एसिड शब्द है कौन सी भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ये एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है और वो लैटिन भाषा का जो शब्द है वो शब्द कौन सा है आपका? एसिडस है। कौन सा शब्द है बेटा? एसिडस। वो शब्द कौन सा है बेटा? एसिडस। और इस एसिडस शब्द का मतलब क्या होता है? खट्टा। एसिडस शब्द का मतलब क्या होता है? खट्टा। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं और ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? एसिडस शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। अर्थात वे पदार्थ वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में बेटा? खट्टे होते हैं। जबकि जो आपके सार होते हैं, सार सार स्वाद में कड़वे होते हैं। सार स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और सार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरे गुण के बारे में बात करूं तो बेटा वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में जलीय विलयन में H+ आयन, कौन सा आयन बेटा? H+ आयन। और H+ आयन को क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन आयन। H+ आयन को क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन आयन। H+ आयन का दान करते हैं। H+ आयन का दान करते हैं।
क्या होते हैं, आपका अम्ल होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन का यानी हाइड्रोजन आयन का दान करते हैं मेरे लाडलो, वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में जलीय विलयन में जलीय विलयन में OH माइनस, और OH माइनस को कौन सा आयन बोलोगे आप, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन बेटा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का, हाइड्रोक्सिल आयन का क्या करे बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन आपका कौन सा आयन है यहाँ पर बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस आयन को कौन सा आयन बोलते हैं आप, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का दान करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का दान करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आपके क्षार होते हैं। तो दूसरे जो टॉपिक है उसमें मैंने बात की, दूसरी प्रॉपर्टीज ये बताई कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, मतलब कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को कौन सा आयन बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन का दान करते हैं, वो आपके अम्ल कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन का दान करते हैं मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, वो आपके क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। या इस परिभाषा को ऐसे भी घुमा कर लिख सकते हो आप, क्या लगाकर मैं इसका दूसरा रूप लिख रहा हूं बेटा, कि वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो जो प्रोटॉन का, जो प्रोटॉन, और प्रोटॉन भी आपका क्या होता है बेटा, H+ ही होता है। प्रोटॉन भी आपका क्या होता है, H+। जो प्रोटॉन का दान करते हैं, जो प्रोटॉन का दान करते हैं, वो भी आपका क्या कहलाते हैं बेटा, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो भी आपके अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो भी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। या इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हो कि वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन को मतलब H+ को, प्रोटॉन को H+ को ग्रहण करते हैं, H+ को ग्रहण करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आपके क्षार होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्षार होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन का दान करते हैं वो आपके क्षार होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन का दान करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। प्रोटॉन की बात आ गई तो बेटा आपका यह हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो H+ बचा, मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया, तो ओनली क्या बचा बेटा, प्रोटॉन ही तो बचा, क्योंकि जो हाइड्रोजन का भार होता है वो H11 होता है। मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन तत्व में, हाइड्रोजन तत्व के जो परमाणु होता है उसमें उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। प्रोटॉन भी कितने हैं, 1 है, तभी तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी आ रही है, 1, क्योंकि 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो H के ऊपर क्या आया, प्लस, और इस H+ के पास केवल क्या बचा, एक प्रोटॉन ही तो बचा, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, और न्यूट्रॉन पहले से क्या था, 0। इस कारण आप H+ को क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन भी बोल सकते हो, या हाइड्रोजन आयन भी इसको आप बोल सकते हो। तो बेटा मैं यहाँ पर बात कर रहा था, कुछ बेसिक्स बता रहा था आपको। बेसिक्स क्या थे, बेसिक्स ये थे बेटा कि आपका जो बेसिक्स ये थे बेटा आपका जो ये था, बेसिक्स के बारे में बात कर रहा था। बेसिक्स ये था आपका बेटा, तो बेटा मैंने बात की, पहला वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे अम्ल होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन का दान करते हैं वो अम्ल होते हैं। या वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो भी अम्ल होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार होते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन का या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कुछ उदाहरणों के बारे में बात करता हूं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लूं बेटा, एग्जाम्पल जैसे आपका ये पहला है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अगर मैं जल में मिला दूं, H2O में मिला दूं, तो ये H तो किस में टूट जाएगा, प्लस में, और एक यौगिक होता है वो टोटल उदासीन है, H पे प्लस है, तो आपका जो Cl होगा उसके ऊपर कितना जाने वाला है बेटा, माइनस। इस H प्लस को कौन सा आयन बोलोगे, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन बोलोगे, हाइड्रोजन आयन। और इस Cl माइनस को क्या बोलोगे बेटा, क्लोराइड आयन। क्या बोलोगे, क्लोराइड आयन। वैसे ही इधर उदाहरणों की बात करूं तो आपका जैसे NaOH, जिसको आप बोलते हो Na को बोलो सोडियम, क्या बोलोगे, सोडियम। और OH जहां भी लास्ट में दिख जाए क्या लगा दो, हाइड्रोक्साइड। या इसका दूसरा नाम होता है बेटा कास्टिक सोडा। क्या होता है बेटा आपका इसका दूसरा नाम, कास्टिक सोडा। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्या बोल सकते हो आप, कास्टिक सोडा बोल सकते हो। इसको भी जल में मिलाएंगे तो आपको पता है Na के पास में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं। फर्स्ट कक्षा में 2 भरते हैं, सेकंड में 8 भरेंगे, थर्ड कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो उसको बाहर निकाल देगा। Na पे क्या जाएगा, प्लस, और OH पे क्या जाएगा, माइनस। इस OH माइनस को कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। उसी प्रकार ये पहला एग्जांपल, उसी प्रकार ध्यान से देखना बेटा, आप क्या करने वाले हो कि MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलोगे आप, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी किस में मिलाओ आप, जल में मिलाओ। अब देखो एक शानदार तरीका बता रहा हूं तोड़ने का। आप बेटा एक OH पे कितना माइनस है, एक माइनस है, OH कितने हैं, 2, तो 2 OH लगाओ। तो बेटा अब OH तो 2 OH माइनस में चले गए, अब आपके पास क्या बच गए, Mg। OH पे टोटल माइनस चार्ज देख लो कितना है, 2 माइनस है, तो Mg के ऊपर कितना लगा दो, +2। जितना माइनस उतना ही प्लस लगा दो। तो जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे क्यों है, क्योंकि इन्होंने जलीय विलयन में किसका दान किया है बेटा, जलीय विलयन में इन्होंने दान किया है हाइड्रोक्सिल आयन का। और जो पदार्थ हाइड्रोक्सिल आयन का जलीय विलयन में दान करते हैं वो सार होते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन का दान करते हैं वो आपके अम्ल होते हैं। और उदाहरणों की बात कर लेता हूं बेटा, उदाहरणों के बारे में बात और की जाती है यहाँ पर, तो आपको और उदाहरण बताता हूं कौन कौन से आपके यहाँ पर उदाहरण होने वाले हैं बेटा। यहाँ पर फिर से उदाहरण बता रहा हूं, अम्लों और सारों के उदाहरण और भी है। जो दूसरा उदाहरण है जैसे H2SO4, जैसे H2SO4, इसको बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा नाम इसका बेटा अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कौन है, आपका H2SO4 है। अम्लों का राजा कौन है बेटा, H2SO4। इसका जो तीसरा नाम है वो है बेटा इसका ऑयल ऑफ विट्रोइल। ऑयल ऑफ विट्रोइल, ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रोइल कहा जाता है। इसको जल में मिलाओ बेटा H2SO4 को। अब बेटा आप जानते हो एक H+ पे एक H पे आता है प्लस, तो 2 H है तो कितना जाएगा, 2H+। अब जब 2H+ निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, SO4। SO4 पे कितना माइनस लगाओगे, गुरुजी अभी आपने सिखाया ही है। क्या सिखाया है बेटा मैंने, कि जितना प्लस उतना माइनस। तो गुरुदेव यहाँ पर तो प्लस का 2 है, तो माइनस का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। और इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयन। उसी प्रकार यहाँ पर जो सार का तीसरा उदाहरण था वहां पर 2 मैंने बता दिया था। तीसरा उदाहरण जैसे CaOH का होल ट्वाइस। CaOH के होल ट्वाइस का जो रासायनिक नाम है, Ca को बोलो कैल्शियम, और जब भी OH लास्ट में लग जाए क्या लगाओगे, हाइड्रोक्साइड। क्या लगाओगे बेटा, हाइड्रोक्साइड। या इसका दूसरा उदाहरण, दूसरा नाम होता है बेटा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, इसकी बुझे हुए चूने का जो होता है प्रकृति वो सारी होती है, को भी जल में मिलाओ। तो बेटा सिखाया भी, एक OH पे कितना माइनस, एक माइनस, कितना OH, 2 OH, कितना OH बेटा, 2 OH। तो बेटा अब आपके पास क्या बचा, ओनली Ca बचा। जब OH पे 2 माइनस है तो Ca पे कितना जाएगा, +2। इधर देखो चौथा उदाहरण और बता देता हूं बेटा, NH4OH। NH4OH इसको बोलते हैं अमोनियम, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी जल में मिलाओगे,
जल में मिलाते आयनन हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, क्योंकि जल है खतरनाक चीज, सबको तोड़ देता है, क्योंकि जल में होता है तोड़ने का गुण। और मेरे लाडलो गुण कहलाता है प्राविद्युत गुण। क्या कहलाता है? प्राविद्युत गुण। तो NH4 को तोड़ो तो एक OH पे माइनस आ रहा है, तो अब आपके पास क्या बचा? NH4 प्लस ही बचा, क्योंकि एक माइनस तो एक ही प्लस होगा। और NH4 को प्लस को क्या बोलोगे? अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। और OH माइनस को क्या बोलोगे आप? हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेटा मैं आपको बता रहा था इधर ये भी दोनों सारी पदार्थ है, इनकी प्रकृति भी सारी होगी, क्योंकि ये जलीय विलयन में कौन से आयनों का दान कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयनों का दान कर रहे हैं। और बेटा महत्वपूर्ण बात यह है, आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि कोई सी भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रोक के अच्छे से समझ के पूरे नोट्स बना के आगे बढ़ना है। बस मैं मुझ पर विश्वास कीजिए आप, मैं आपसे वादा करता हूँ बोर्ड एग्जाम में जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी में से पूरा पेपर आने वाला है। आप बस लगातार मेरे पढ़ाए हुए नोट्सों को अच्छे से कवर करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और एक और बात बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको ये वाकई में वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियो को शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सजेशन देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसके बारे में पूछो, या आपको समझ में आ रही तो कैसे आ रही है, या हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये सब आप हमें ही जानकारी दोगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ और मेहनत करनी चाहिए, किस पॉइंट पे और ज्यादा काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी बेटा आपकी बनती है। और उन बच्चों तक फैला दो इस वीडियो को जो अभी पढ़ाई में नहीं लग रहे हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है या स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप इन वीडियो को फैलाएं ताकि उन बच्चों को भी ये फायदा मिल सके। तो यहाँ पर ये दोनों पदार्थ में सारी पदार्थ है, क्योंकि जल विलयन में OH माइनस आयन का दान कर रहे हैं। इधर और उदाहरण की बात कर लेता हूं बेटा, आपका HNO3। HNO3 जिसको बोलते हो आप नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हो आप बेटा? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसका दूसरा नाम, रासायनिक नाम, H को बोलो हाइड्रोजन, और बेटा NO3 जब भी आ जाए के लास्ट में लगा दो नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। दोस्तों जल में मिलाओ, जल में मिलाओगे टूटेगा H प्लस में, और NO3 पे कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस NO3 को क्या बोलोगे आप बेटा? नाइट्रेट आयन बोलोगे। क्या बोलोगे? नाइट्रेट आयन। और H प्लस का तो नाम आप जान ही चुके हो, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर अगर और उदाहरण पूछे आपसे, आप उदाहरण बताओ KOH। के को बोलो पोटेशियम, के को क्या बोलो? पोटेशियम। OH को क्या बोलो बेटा? हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, नहीं हुआ बेटा? तो भी जल में मिलाओ, H2O में डालो, के पर क्या जाएगा? प्लस, और OH पे क्या जाएगा? माइनस, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस। तो बेटा ये दो गुण बताए मैंने अभी तक तो, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो सार होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन का दान करते हैं या प्रोटॉन का दान करते हैं वो अम्ल होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का दान करते हैं वो आपके सार होते हैं। अब नए गुणों की बात करता हूँ, दो के बारे में बात की है, तीसरे गुणों के बारे में बात करता हूँ। अम्ल और सार का जो तीसरा गुण है वो क्या होने वाला है? अम्ल और सार का जो तीसरा नेचर है वो क्या होने वाला है बेटा? इधर बना रहा हूं मैं अम्ल के लिए, ये अम्लों के लिए है, और ये इधर सारों के लिए है। बेटा दो गुणों के बारे में बात कर चुके हैं, तीसरा गुण ये है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल, ये अम्ल होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि जो सार होते हैं, सार लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, सार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये आपके अम्ल का तीसरा गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये जो लिटमस पत्र होता है एक अम्ल सार सूचक होता है, इनके बारे में आगे बात करने वाले हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक है, ट्रिक क्या है बेटा? ABR। ABR का मतलब क्या है बेटा? जो आपका एसिड है, एसिड ये ब्लू को क्या कर देता है?
रेड कर देता है। याद कैसे करोगे, ABR से एसिड होता है, नीले को मतलब ब्लू लिटमस पत्र को कैसे कर देता है, लाल कर देता है। और सार का इस पॉइंट को याद करने का क्या है, BRB, मतलब जो बेस होते हैं, सार होते हैं, ये ब्लू को क्या कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। सार होते हैं वो ब्लू को क्या करते हैं बेटा, रेड कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये अम्ल और सार का तीसरा गुण है। चौथे पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि अम्लों के जलीय विलयन में, अम्लों के जलीय विलयन में, अम्लों के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज, कौन सा ऑरेंज बेटा, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, ये भी आपका कृत्रिम अम्लसार सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, जो नारंगी रंग का होता है। अम्लों के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर, मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर, मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर जो मेथिल ऑरेंज का रंग है, इसका रंग कैसा हो जाता है, मेथिल ऑरेंज का रंग नारंगी रंग से, नारंगी रंग से क्या हो जाता है, नारंगी रंग से लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। आपका जो मेथिल ऑरेंज है, ये लिटमस पत्र तो एक प्राकृतिक सूचक होता है, अम्लसार की सूचना देता है। तो जब आप अम्लों का जलीय विलयन लोगे और उसमें नारंगी रंग का जो मेथिल ऑरेंज मिलाते हो, तो नारंगी रंग का जो मेथिल ऑरेंज का रंग है, अम्ल में जैसे ही मिलाते हैं तो रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, लाल। इसके बाद में इधर बात करता हूं कि सारों के जलीय विलयन में, सारों के जलीय विलयन में, सारों के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज जो कि कृत्रिम या संश्लेषित सूचक होता है। तो मेथिल ऑरेंज को सारों के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर, मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर का नारंगी रंग, कौन सा रंग बेटा, का नारंगी रंग कौन से रंग में बदल जाता है, पीले रंग में बदल जाता है। कौन से रंग में बदल जाता है, पीले रंग में बदल जाता है। इसका नारंगी रंग कौन से रंग में बदल जाता है, पीले रंग में बदल जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लेना बेटा। अम्लों में मिलाते हैं तो मेथिल ऑरेंज नारंगी रंग से किस में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। और सारों का जलीय विलयन में अगर मेथिल ऑरेंज मिलाते हो तो इसका जो नारंगी रंग है वो कैसे रंग में बदल जाएगा, पीले रंग में आपका बदल जाएगा। तो बेटा ये हो गए आपके 4 पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए बेटा, ये आपके 4 पॉइंट यहाँ पर हो गए दोनों के। तो अब 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा अपन। 5वां जो पॉइंट है वो क्या है, 4 पॉइंट दोनों के बारे में बात कर ली। 5वां जो गुण है वो भी मैं सूचक से ही ले रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी इसको कवर कर लोगे तो चैप्टर आगे और आसान हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पर होना चाहिए, नोट्स पर होना चाहिए। तो जो 5वां पॉइंट है वो क्या है कि अम्लों के जलीय विलयन में, अम्लों के जलीय विलयन में, अम्लों के जलीय विलयन में फिनोप्थेलिन, नाम तो सुना होगा, फिनोप्थेलिन भी अम्लसार सूचक होता है। फिनोप्थेलिन एक रंगहीन विलयन होता है, तो अगर आप अम्ल के अंदर मिलाते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्लों के जलीय विलयन में फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन जो रंगहीन होता है ऑलरेडी, मेथिल ऑरेंज तो ऑलरेडी कैसे रंग का होता है, नारंगी रंग का, लेकिन जो फिनोप्थेलिन होता है ये कृत्रिम अम्लसार सूचक होता है, लेकिन इसका विलयन कैसा होता है, रंगीन होता है। फिनोप्थेलिन को मिलाने पर, फिनोप्थेलिन को मिलाने पर इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्लों में फिनोप्थेलिन का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। जबकि बेटा बात करते हैं इधर सारों के जलीय विलयन में, सारों के जलीय विलयन में फिनोप्थेलिन, जो मैं बात कर सकता हूं एक रंगहीन विलयन होता है। फिनोप्थेलिन, सारों के जलीय विलयन में फिनोप्थेलिन जो क्या है आपका संश्लेषित अम्लसार सूचक है, संश्लेषित सूचक है जो रंगहीन विलयन होता है। तो सारों के जलीय विलयन में फिनोप्थेलिन
के विलयन को फिनोप्थिलीन के विलयन को मिलाने पर इसका रंग क्या हो जाता है, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लेना। सारों के जलीय विलयन में फिनोप्थिलीन जो कृत्रिम सूचक होता है, संश्लेषी सूचक होता है, के विलयन को मिलाने पर फिनोप्थिलीन का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और अम्लों पर ये रंगहीन पहले ही था, अम्लों में डालने पर भी इसका रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेटा अम्ल और सार के बारे में मैंने अभी तक 5 पॉइंट के बारे में बात की। पहला पॉइंट आपका था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल होते हैं वो जल में H+ आयन का दान करते हैं या प्रोटॉन का दान करते हैं, और सार होते हैं वो जलीय विलयन में OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का दान करते हैं या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि अम्ल नीले लिप्स पत्र को क्या करते हैं, लाल ABR एसिड ब्लू टू रेड, और सार लाल लिप्स पत्र को क्या कर देते हैं, नीला BRB मतलब बेस क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं। और इन पॉइंटों के बारे में अभी तक मैंने आपसे बात कर ली है। और आगे बात करता हूँ, 5-5 पॉइंट दोनों के पढ़ा दिए हैं। 6वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज अपन सारों के और अम्लों के जो गुण हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। कौन कौन से गुण हैं, पूरे गुण मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में बेटा। के बाद में अपन बात करते हैं, यहां पर तो मैं अम्लों की बात कर रहा था और यहां पर मैं बात कर रहा था किसकी बेटा, सारों की। आगे और बात करते हैं, 5 पॉइंट हो गए थे। 6वां पॉइंट ये था, अम्ल होते हैं, अम्लों के जलीय विलयन, अम्लों के जलीय विलयन में, अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। उसी प्रकार तार के जलीय विलयन भी, तार होते हैं, ये 6वां पॉइंट है, तारों के जलीय विलयन भी, जलीय विलयन में भी क्या पाए जाते हैं, तारों के जलीय विलयन में भी मुक्त आयन होते हैं, क्योंकि सारों को भी जल में मिला रहे हैं तो वो आयनों में टूट ही रहा है। और किसी भी जलीय विलयन में अगर मुक्त आयन होते हैं, देखो विद्युत धारा का चालन 2 ही कारण से हो सकता है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और एक होता है मुक्त आयनों के कारण। तो धातु होती है, लोहा होता है, तांबा होता है, चांदी होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। लेकिन जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है तो वो किसके कारण होता है, मुक्त आयनों के कारण। और अम्लों को मिला रहे तभी तो H+Cl- में टूट रहा था, HCl NaOH को तोड़ रहे तो Na+ और OH- में टूट रहा था, नहीं टूट रहा था, टूट रहा था। तो टूटने के कारण मुक्त आयन उपस्थित थे, और मुक्त आयन थे तो बेटा वो विद्युत धारा का चालन करेंगे, क्योंकि मुक्त आयन गति करेंगे तो आवेश गति करेगा, और आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार सारों के जलीय विलयन में भी, जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अम्लों का जलीय विलयन हो या सारों का जलीय विलयन हो, दोनों में मुक्त आयन होते हैं, इसलिए दोनों ही बेटा विद्युत धारा का चालन करते हैं। और बात करते हैं बेटा अपन, 7वां पॉइंट ये बताता हूं मैं कि जो अम्लों का पीएच का मान होता है, अम्लों का जो पीएच का मान होता है, पीएच का मान कितने से कम होता है, हमेशा 7 से कम होता है। अम्लों का जो पीएच का मान है, पीएच का मान, वो अम्लों का पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। जबकि सारों का जो पीएच का मान है, सारों का पीएच का मान, सारों का पीएच का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक एवं कितने तक होता है, 7 से अधिक 14 तक होता है। कितने तक बेटा, 14 तक होता है। जैसे आप लंबाई मापने के लिए एक पैमाने का यूज करते हो जिसे आप स्केल कहते हो, उसी प्रकार अम्ल और सारों की प्रबलता और दुर्बलता को मापने के लिए भी एक स्केल आता है, जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आगे चैप्टर में। उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। एकदम स्केल जैसा ही होता है, उसमें 0 से लेकर कहां तक के मान होते हैं, 14 तक के मान होते हैं। 0 से लेकर 7 से जो कम है वो तो अम्ल होते हैं,
सात पे आपका जो भी जिस पदार्थ का पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से 14 तक जो मान होते हैं वो स्टार होते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ने वाले अपन आगे। इस प्रकार पीएच का मान निकाला जाता है, कौन कौन से पदार्थों का पीएच का मान कितना होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो अम्ल होते हैं उनके लिए पीएच का मान हमेशा कितने से कम होगा, 7 से ही कम होगा, कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होगा। और आपका जो शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उसका पीएच का मान होता है 7। कितना होता है, 7। इसलिए जल उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन। शुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। शुद्ध जल में क्या नहीं होता है, विद्युत धारा का चलन, क्योंकि शुद्ध जल में मुक्त आयन नहीं होते। लेकिन लवणीय जल में आप विद्युत धारा का चलन कर सकते हो। इसी प्रकार जो सारों का पीएच का मान होता है वो 7 से 14 तक होता है। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है बेटा, वो पॉइंट ये है कि आपके जो अमल होते हैं, 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम 2015 2018 का पेपर उठा के देख लेना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये पॉइंट है। इसके बारे में और आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ डिफरेंस बता रहा हूं। तो यहाँ पर अपन बात कर ही लेते हैं कि अमल होते हैं, अमल होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बेटा, लवण एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। प्रत्येक तनु अमल होते हैं। अमल कौन से होने चाहिए बेटा, तनु अमल। तनु अमल का मतलब ये होता है कि उसमें अमल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो, मतलब पतला विलियन। पतला का मतलब आपकी अमल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो तनु अमल होते हैं। और तनु अमल धातु के साथ क्रिया करते हैं और कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि जैसे आपका तनु H2SO4 होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये जिंक धातु के साथ, कौन सी धातु के साथ, जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है। यहाँ पर SO4 पे -2 है और H पे प्लस है। जिंक अकेला होता है तो कितने में होता है, 0। मैंने पहले ही बता दिया कि जब कोई तत्व अकेला हो या खुद से ही जुड़ा हो तो उस पर आवेश हमेशा कितना रखना है, 0 रखना है। जैसे ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन से जुड़ रही है तो O2 बनेगी ना, तो O2 पर भी कितना होगा, 0। F2 पर भी कितना होगा, 0। सोडियम अकेला है तो 0, लेकिन किसी और के साथ जाएगा तो Zn+2 में होता है, क्योंकि इधर SO4 -2 में है तो आपका क्या बन जाएगा, ZnSO4 का विलयन बन जाएगा। और साथ में आपकी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इसको तो बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे बेटा, जिंक सल्फेट बोलेंगे। तो अमल होते हैं सभी अमल, सभी तनु अमल जिंक धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवणों का निर्माण करते हैं। लेकिन बेटा ये 8वां पॉइंट जो सारों की तरफ लिख रहा हूं, जो मान लो 2023 में भी नजर आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। सभी धातुएं या सभी जो धातुएं होती है वो सारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। पहला पॉइंट ही लिख रहा हूं मैं, सभी धातुएं सारों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस नहीं देती है, सारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। कौन सी गैस देती है, तो केवल सार होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, केवल जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, केवल जिंक धातु होती है आपकी, Zn धातु जिंक धातु होती है। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कौन से सार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा, NaOH के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देती है, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। क्रिया करके कौन सी गैस देती है बेटा, हाइड्रोजन गैस देती है। तो बेटा इधर बात कर ही लेते हैं, सभी तनु अमल सभी धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। परंतु जो सभी धातुएं सारों के साथ क्रिया नहीं करती है, केवल कौन सी धातु करती है, जिंक धातु करती है। एनसीईआरटी में दी गई लाइन है, केवल जिंक धातु कौन से सार के साथ क्रिया करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगी और कौन सी गैस देगी, हाइड्रोजन गैस। रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। आपका यहाँ पर मैं ले रहा हूं NaOH, इसको क्या बोल रहा हूं आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बोल रहा हूं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगी, जिंक धातु के साथ क्रिया करेगी। और मेरे लाडलो इंपोर्टेंट लगाए लेना, याद रखी लेना, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम जिंकेट। और साथ में H बाहर निकल जाएगा, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देना बेटा। 2 H बाहर निकलकर कौन सी गैस दे देंगे, हाइड्रोजन गैस दे देंगे। तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2ZnO2, और साथ में आपकी कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही खूब है। आज मैंने आपसे डिस्कस किया है अम्लों की और सारों की कुछ गुणों के बारे में। कल अपन और बात करेंगे कि कृत्रिम सूचक क्या है, लिटमस पत्र क्या है, जो प्राकृतिक सूचक है, गंधीय सूचक है, कृत्रिम सूचक है, और अम्लों के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। ये आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशन बनता है। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें भी उस चीज से थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जो मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो आप जहां तक फैला सकते हो वहां तक फैलाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।